नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। क्रेमलिन ने मंगलवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत और रूस व्यापार को लेकर हालिया बयानों को अवैध करार दिया। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट में भारत पर टैरिफ बढ़ाने और रूसी कच्चा तेल खरीदने पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी थी। अब इस पर क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि हम कई ऐसे बयानों को सुनते हैं जो धमकी हैं और देशों को रूस से व्यापार खत्म करने के लिए मजबूर करने की कोशिश है, जिसे हम कानूनी नहीं मानते। उन्होंने जोर देकर कहा कि हर संप्रभु देश को अपने व्यापारिक साझेदार चुनने का अधिकार है। रूस से तेल आयात करने के मामले में अमेरिका और यूरोपीय संघ की तरफ से सवाल उठाए जाने को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता ने प्रतिक्रिया दी है। रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए कहा कि यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से रूस से तेल आयात करने के मुद्दे पर अमेरिका और यूरोपीय संघ की तरफ से भारत को निशाना बनाया गया है। वास्तव में भारत ने रूस से तेल आयात इसलिए शुरू किया क्योंकि संघर्ष के बाद पारंपरिक सप्लाई यूरोप की ओर मोड़ दी गई थी। उस समय अमेरिका ने खुद भारत को ऐसे आयात के लिए प्रोत्साहित किया था ताकि दुनिया के तेल बाजार की स्थिरता मजबूत बनी रह सके। रणधीर जायसवाल ने लिखा कि भारत अपने उपभोक्ताओं के लिए सस्ती और स्थिर ऊर्जा मुहैया कराने के लिए आयात करता है। यह वैश्विक बाजार के हालात की मजबूरी है, लेकिन यह उल्लेखनीय है कि जो देश भारत की आलोचना कर रहे हैं वे खुद रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। भारत की तरह उनका यह व्यापार उनके देश के लिए कोई जरूरी मजबूरी भी नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का कहना है कि यूरोप और रूस व्यापार में केवल ऊर्जा ही नहीं बल्कि उर्वरक, खनिज उत्पाद, केमिकल, लोहा और इस्पात के साथ ही मशीनरी और परिवहन के सामान भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक अमेरिका का सवाल है, वे अपने परमाणु उद्योग के लिए अब भी रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, अपनी इलेक्ट्रिक वाहन इंडस्ट्री के लिए पैलेडियम, उर्वरक और रसायन आयात करता है। रणधीर जायसवाल का कहना है कि इसीलिए भारत को निशाना बनाना अनुचित और तर्कहीन है। किसी भी प्रमुख अर्थव्यवस्था की तरह भारत भी अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली में मंगलवार को बादल फटने से भारी तबाही मच गई है। खीर गंगा क्षेत्र में तेज बारिश के बाद अचानक जलस्तर बढ़ने से धराली बाजार मलबे में तब्दील हो गया और कई लोग बह गए। प्रशासन ने अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जबकि 12 मजदूरों के दबे होने की आशंका है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, सेना और आपदा प्रबंधन की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर दुख जताते हुए हालात की लगातार निगरानी की बात कही है। सेना ने भी प्रभावित इलाके में बचाव अभियान शुरू कर दिया है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक कल्याण बनर्जी को पद से हटा दिया है और उनकी जगह काकोली घोष दस्तीदार को यह जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि शताब्दी रॉय को उपनेता नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि कल्याण बनर्जी ने 4 अगस्त को इस्तीफा देते हुए आरोप लगाया था कि सांसदों के बीच समन्वय की कमी के लिए उन्हें गलत तरीके से दोषी ठहराया जा रहा है, जबकि कुछ सांसद संसद में बामुश्किल आते हैं। इसी बीच उनका पार्टी नेता महुआ मोइत्रा से विवाद जारी है। मामले को सुलझाने के लिए अभिषेक बनर्जी 7 अगस्त को दोनों नेताओं से मुलाकात करेंगे। टीएमसी के भीतर एक बार फिर आंतरिक कलह सामने आई है। वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी ने सोमवार को लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया और पार्टी सांसद महुआ मोइत्रा पर सीधा हमला बोला। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को महुआ मोइत्रा ने एक इंटरव्यू में कल्याण बनर्जी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया था, जिसके बाद विवाद भड़क उठा। इस बीच सोमवार को ममता बनर्जी की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल बैठक में अभिषेक बनर्जी को लोकसभा में पार्टी का नेता नियुक्त किया गया, जबकि सुदीप बनर्जी को हटाया गया। बैठक के तुरंत बाद कल्याण बनर्जी ने सोशल मीडिया पर महुआ मोइत्रा के खिलाफ खुलकर बयान दिया। उन्होंने लिखा कि मैंने हाल ही में महुआ मोइत्रा द्वारा एक सार्वजनिक पॉडकास्ट में की गई व्यक्तिगत टिप्पणियों को सुना। एक साथ ही सांसद की तुलना सुअर से करना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि सामान्य संवाद के बुनियादी नियमों की भी अनदेखी है। कल्याण बनर्जी ने आगे लिखा कि अगर किसी पुरुष सांसद द्वारा किसी महिला सहकर्मी के लिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल की जाती तो पूरे देश में आक्रोश होता, लेकिन जब पुरुष के खिलाफ ऐसी भाषा बोल दी जाती है तो इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। अपमान होता है, चाहे वह किसी के भी खिलाफ क्यों न हो। कल्याण बनर्जी ने ममता बनर्जी पर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि दीदी कहती हैं कि मैं झगड़ालू हूँ, लेकिन क्या मैं गाली बर्दाश्त करूँ।
पश्चिम बंगाल के कूचबिहार से लेकर खागड़ाबाड़ी में मंगलवार को नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने काफिले को काले झंडे दिखाए, चोर चोर के नारे लगाए और कुछ वाहनों पर डंडों से हमला किया। सामने आ रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस की मौजूदगी में सैकड़ों टीएमसी समर्थकों ने काफिले को घेरने और रोकने का प्रयास किया। कुछ वाहनों के शीशों पर चप्पलें फेंकी गईं और डंडे बरसाए गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के निष्क्रिय रहने पर काफिले के साथ मौजूद सुरक्षा बलों ने हस्तक्षेप कर वाहनों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस घटना ने प्रदेश की राजनीतिक तनातनी को और तेज कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज विभाग के उस विवादास्पद आदेश को रद्द कर दिया जिसमें ग्राम सभा की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए जाति और धर्म विशेष का जिक्र किया गया था। सीएम योगी ने इसे गंभीर प्रशासनिक चूक मानते हुए संबंधित संयुक्त निदेशक एसएन सिंह को तत्काल निलंबित कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह की भाषा और सोच शासन की नीतियों के विपरीत है और समाज में विभाजन पैदा करती है, जिसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिया कि अवैध कब्जों पर कार्रवाई पूरी निष्पक्षता, तथ्यों और कानून के अनुसार हो, न कि जाति या धर्म के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट 8 अगस्त को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश देने की मांग की गई है। यह याचिका अनुच्छेद 370 पर आए फैसले के तहत दाखिल की गई विविध याचिका है। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बीते 11 महीनों में केंद्र ने राज्य का दर्जा बहाल करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया, जबकि सॉलिसिटर जनरल ने आश्वासन दिया था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो चुके हैं, ऐसे में बहाली में कोई बाधा नहीं है और राज्य का दर्जा देने में देर करना संघवाद के सिद्धांत का उल्लंघन है। मानहानि मामले में राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी के बयान का गलत मतलब निकाला गया। प्रियंका गांधी ने कहा कि सम्मान के साथ कहना चाहती हूं कि जज यह तय ना करे कि कौन सच्चा भारतीय है। यह विपक्ष के नेता का काम है, उनकी ड्यूटी है कि वे सरकार से सवाल पूछें। उन्होंने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि मेरे भाई भारतीय सेना के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहेंगे, वह सेना की सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने साल 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना और भारतीय जमीन पर चीन के कब्जे को लेकर बयान दिया था। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक उन्होंने कहा था कि लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में सवाल करेंगे, लेकिन वे इस बारे में एक भी सवाल नहीं करेंगे कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 20 भारतीय जवानों की हत्या कर भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा ली है। भारतीय मीडिया इस बारे में एक भी सवाल नहीं करेगा। सोमवार को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सवाल किया कि आपको यह कैसे पता चला कि भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ने कब्जा ली है? क्या आप वहां मौजूद थे? क्या आपके पास कोई विश्वसनीय जानकारी है? अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसा नहीं कहेंगे। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और सरकार पर संसद और वैश्विक मंच पर जवाबदेही से बचने का आरोप लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ संबंधी बयान पर पीएम मोदी की चुप्पी की आलोचना करते हुए मणिकम टैगोर ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि जब ट्रंप ट्वीट करते हैं तो मोदी जी चुप्पी साध लेते हैं और मौन व्रत पर चले जाते हैं। वे अपने 12वें खिलाड़ी को बल्लेबाजी के लिए भेजते हैं, जबकि नियमों के अनुसार 12वें खिलाड़ी को बल्लेबाजी का अधिकार नहीं है। लेकिन मोदी के नए भारत में 12वां खिलाड़ी विदेश सचिव मोदी का बचाव करने जाता है। क्या यही नेतृत्व है? सांसद मणिकम टैगोर ने आगे कहा कि हमें यह समझने और पूछने की जरूरत है कि मोदी ट्रंप के खिलाफ बोलने से क्यों डरते हैं। वह संसद में आकर ट्रंप के टैरिफ पर बयान देने और जवाबी कार्रवाई करने को तैयार क्यों नहीं है? मोदी चुप हैं और उन्होंने ट्रंप के एजेंडे के आगे घुटने टेक दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 अगस्त को एनडीए संसदीय दल की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे भारतीय सेना का सम्मान बताया। उन्होंने कहा कि इस पर विपक्ष की बहस की मांग अब उसी के लिए पछतावे की वजह बन गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश ने उनका बचपना देख लिया है और अब उनके बयानों पर सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार मिल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव में सेना के साहस को सलाम करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया। पीएम ने सांसदों को घर घर तिरंगा अभियान, राष्ट्रीय खेल दिवस और अंतरिक्ष दिवस मनाने के भी निर्देश दिए।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दो वोटर आईडी के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उनके पास इसका जवाब है जो उचित समय पर दिया जाएगा। उन्होंने वोटर्स लिस्ट में गड़बड़ियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि कई लोगों के नाम लिस्ट में नहीं हैं, जबकि कुछ घरों में 50 लोगों के नाम दर्ज हैं। तेजस्वी ने कहा कि चुनाव आयोग को सबूत भेजेंगे और कोर्ट में भी पक्ष रखेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर नीतीश कुमार सरकार पर तंज करते हुए कहा कि जो बातें वे पहले कहते थे वही सरकार अब कर रही है। उन्होंने सरकार को विजनहीन बताते हुए कहा कि आगे माई बहन मान योजना को भी कॉपी किया जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के पाकिस्तान के भाड़े के सैनिकों के रूस और यूक्रेन युद्ध में शामिल होने के दावे पर पाकिस्तान ने जवाब दिया है। पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार यूक्रेन में संघर्ष में पाकिस्तानी नागरिकों के शामिल होने के निराधार आरोपों को खारिज करती है। यूक्रेन के अधिकारियों ने आज तक इस मामले में ना तो औपचारिक रूप से संपर्क किया और ना ही उन्होंने कोई सबूत पेश किया है। पाकिस्तान ने कहा कि वह इस मामले को यूक्रेनी अधिकारियों के सामने उठाएगा और स्पष्टीकरण मांगेगा। आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोमवार को एक्स पर लिखा था कि वोवचांस्क इलाके में हमारे योद्धा चीन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और अफ्रीकी देशों के भाड़े के सैनिकों के जंग में शामिल होने की जानकारी दे रहे हैं। हम इसका जवाब देंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया है। 5 अगस्त 2025 को दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। उत्तर प्रदेश के बागपत में जन्मे मलिक का राजनीतिक सफर 1974 में शुरू हुआ और वे लोकदल, कांग्रेस, जनता दल व भाजपा से जुड़े रहे। उन्होंने बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। उनके कार्यकाल में ही 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाया गया। मलिक अपनी बेबाकी और भ्रष्टाचार विरोधी रुख के लिए जाने जाते थे। पुलवामा हमले, किसानों के मुद्दे और केंद्र सरकार की नीतियों पर उन्होंने खुलकर आलोचना की। उनके निधन से भारतीय राजनीति ने एक निडर और अनुभवी नेता खो दिया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.